Hello students, welcome in Sagar Institute of Science and Technology, SISTEC, Department of Electrical and Electronics Engineering, Semester 3rd, Subject Electrical Measurement and Instrumentation, Subject Code EX303, Topic Requirement of Instrument. Requirement of Instrument मीन्स इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या उसमें फीचर्स होने चाहिए। इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट शुड पजेस सम ऑफ द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स। इट शुड हैव अ वेरी हाई इंस्ट्रूमेंट efficiency, which is the ratio of the quantity being measured to the power utilized by the instrument at full scale। इंस्ट्रूमेंट की इफ़िशियंसी रेशियो होता है मेजर्ड क्वांटिटी का पावर कंज्यूम्ड, जितना पावर कंज्यूम होता है उस पावर कंजप्शंस का इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी कितनी मेजर की गई है उससे रेशियो उस इंस्ट्रूमेंट की इफ़िशियंसी को शो करता है, इफ़िशियंसी हमें देता है। इट शुड हैव अ हाई सेंसिटिविटी विच इज द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड of the output signal to the magnitude of the quantity being measured। इंस्ट्रूमेंट्स की सेंसिटिविटी हाई होना चाहिए और सेंसिटिविटी फाइंड करने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट का जो आउटपुट सिग्नल है उसका रेशियो, जो क्वांटिटी हमें मेजर करनी है उससे निकालते हैं तो आपको सेंसिटिविटी मिलेगी। इन जनरल सेंसिटिविटी का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट कितने मिनिमम से मिनिमम इनपुट पर आउटपुट देगा या उसमें हमें डिफ्लेक्शन मिल पाए, वह मिनिमम इनपुट उस इंस्ट्रूमेंट का सेंसिटिविटी कहलाती है। आउटपुट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट शुड बी लीनियरली प्रोपोर्शनल टू द इनपुट। इंस्ट्रूमेंट का आउटपुट उसके इनपुट से लीनियरली इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए। मतलब जितना हम इनपुट दें उसके लीनियरली प्रोपोर्शन से आपको आउटपुट मिलना चाहिए। इन सच केसेस द स्केल विल बी यूनिफॉर्म एंड हैंस इजियर टू कैलिब्रेट। और इंस्ट्रूमेंट का स्केल यूनिफॉर्म हो और उसको हम इजीली कैलिब्रेट कर सकें। इंस्ट्रूमेंट्स के कैलिब्रेशन के प्रैक्टिकल्स आप लैब में परफॉर्म करेंगे। इसमें कैलिब्रेशंस ऑफ अमीटर, कैलिब्रेशंस ऑफ वोल्ट मीटर, कैलिब्रेशंस ऑफ वॉट मीटर एंड कैलिब्रेशन ऑफ एनर्जी मीटर, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के कैलिब्रेशंस परफॉर्म किए जाएंगे। इट शुड हैव अ वेरी लो थ्रेशोल्ड विच इज़ द मिनिमम value of below which the change in output cannot be detected by the instrument। थ्रेशोल्ड वैल्यू इंस्ट्रूमेंट्स की बहुत कम होनी चाहिए। जितनी मिनिमम वैल्यू थ्रेशोल्ड होगी इंस्ट्रूमेंट्स उतना अच्छा वर्क परफॉर्म करेगा। इट शुड हैव लोएस्ट डेड टाइम विच इज minimum time required for the instrument to respond to a change in the quantity
being measured. इंस्ट्रूमेंट्स का डेड टाइम वेरी लो, जितना लो हो सके उतना होना चाहिए, क्योंकि जितने जल्दी हमने जैसे ही इनपुट दिया, इंस्ट्रूमेंट उतने ही फास्ट आउटपुट प्रोवाइड करे। मतलब इंस्ट्रूमेंट्स को इनपुट के बाद आउटपुट देने में जितना कम से कम टाइम लगेगा, वह इंस्ट्रूमेंट्स उतना अच्छा कहलाएगा। तो इसके लिए हमें ज़रूरी होता है कि हम डेड टाइम इंस्ट्रूमेंट्स का कम से कम रखें। It should virtually have no dead zone, where dead zone is the largest change of the input quantity for which there is no output of the instrument. Dead zone is caused due to friction, hysteresis, backlash. डेड जोन, फ्रिक्शन, हिस्टेरेसिस एंड बैकलैश एटसेट्रा इन चीज़ों की वजह से होता है। इट शुड हैव परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी विच इज स्पेसिफाइड इन टर्म ऑफ द स्केल रीडिंग ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम. This is different from repeatability, which is defined as the variation of scale readings and is random in nature. इंस्ट्रूमेंट्स में रिप्रोड्यूसिबिलिटी मतलब प्रिसीजन, रिप्रोड्यूसिबिलिटी एंड प्रिसीजन्स हम अर्लियर क्लासेस में देख चुके हैं। रिप्रोड्यूसिबिलिटी और प्रिसीजन का मतलब होता है कि हम इंस्ट्रूमेंट्स से बार बार प्रैक्टिकल परफॉर्म करें, वैल्यू मेजर करें और वह इंस्ट्रूमेंट्स सेम रीडिंग हर बार एक ही रीडिंग प्रोवाइड करें। हमें जितनी बार भी हम रीडिंग मेजर करेंगे, हर बार एक ही वैल्यू अगर इंस्ट्रूमेंट शो करता है, इसका मतलब है उसका प्रिसीजन अच्छा है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छी है। तो इंस्ट्रूमेंट्स की रिप्रोड्यूसिबिलिटी और प्रिसीजन गुड मतलब अच्छा होना चाहिए। इट शुड नॉट हैव एनी ड्रिफ्ट। फॉर एन इंस्ट्रूमेंट परफेक्ट रिप्रोड्यूसिबिलिटी मीन्स दैट द इंस्ट्रूमेंट हैज नो ड्रिफ्ट. This means that for a given input, the measured value are constant and do not vary with time. इंस्ट्रूमेंट्स की रिप्रोड्यूसिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए और उसमें ड्रिफ्ट ना हो। ड्रिफ्ट का मतलब है हमने इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू मेजर की, हमने एक बार वैल्यू मेजर की, हमें कुछ वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड बार फिर हमने मेजरमेंट किया, सपोज हमें कुछ डिफरेंट वैल्यू मिलती है, तो फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम वैल्यू मेजर करने में जो डिफरेंस मिला हमें, वो ड्रिफ्ट का फॉर्म कहलाता है, वो ड्रिफ्ट है। तो हम चाहते हैं कि इंस्ट्रूमेंट्स में ड्रिफ्ट ना हो, मीन्स वैल्यूज़ में चेंजेस ना आए। हम उस इंस्ट्रूमेंट से जितनी बार भी मेजरमेंट करें, अगर इनपुट क्वांटिटी सेम है तो आउटपुट क्वांटिटी आपको हर बार सेम ही मिले। इट शुड हैव मिनिमम नॉइस. नॉइस इज एनी सिग्नल दैट डज नॉट कन्वे एनी यूजफुल इंफॉर्मेशन. इंस्ट्रूमेंट्स में मिनिमम नॉइस होनी चाहिए। अब नॉइस का मतलब जो सिग्नल हम मेजर करना चाहते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स केवल हमें वही सिग्नल प्रोवाइड करे, उसके साथ में कोई दूसरा कैरियर सिग्नल ना दे। मतलब जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए है, केवल वही इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट्स हमें प्रोवाइड करवाए। अदर देन
कोई सिग्नल या कोई अदर इन्फॉर्मेशन हमारे पास ना आ पाए। तो नॉइस इज ड्यू टू extraneous disturbance caused by many sources such as stray field, shocks and thermal stresses। इंस्ट्रूमेंट्स में जो नॉइस है उसको हम डिस्टर्बेंस के फॉर्म में भी बात कर सकते हैं, और वह डिस्टर्बेंस स्ट्रे फील्ड, शॉक्स एंड थर्मल स्ट्रेसेस की वजह से भी हो सकता है। It should be modifiable and properly priced। इंस्ट्रूमेंट्स मॉडिफाइएबल हों और प्रॉपरली प्राइज्ड हों। All the indicating instruments require 3 important torque for their operation। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स कोई भी हो उसमें 3 इम्पोर्टेंट टॉर्क्स होते ही हैं। हमें इंस्ट्रूमेंट्स में 3 टॉर्क चाहिए। फर्स्ट वन इज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को हम कैपिटल टी सफिक्स में टी मतलब टी डी से डिनोट करते हैं। कंट्रोलिंग टॉर्क टी सी, डैम्पिंग टॉर्क टी डी। कोई भी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट हो उस इंस्ट्रूमेंट्स में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क होते ही हैं। विदाउट एनी वन इट इज नॉट पॉसिबल टू measure the proper value by any instrument। This is the deflecting type instruments। Using this we explain these 3 torque। First one is TD, deflecting torque। इस डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम होता है पॉइंटर को 0 पोजीशन से रिक्वायर्ड पोजीशन तक ले जाना। जैसे ही इस कॉइल को हम इनपुट देंगे, इस इंस्ट्रूमेंट में एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पॉइंटर को 0 पोजीशन से प्रोपोर्शनल टू इनपुट सिग्नल डिफ्लेक्ट करेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। सेकेंड वन इज कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क टीसी। कंट्रोलिंग टॉर्क इज ऑलवेज अपोजिट टू टीडी। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कंपैरिजन में कंट्रोलिंग टॉर्क हमेशा अपोजिट होगा। कंट्रोलिंग टॉर्क का काम होता है इस पॉइंटर को वापस 0 पोजीशन पर ले जाना आफ्टर इंस्ट्रूमेंट इज रिमूव्ड फ्रॉम द सर्किट। जब इंस्ट्रूमेंट को सर्किट से हम रिमूव कर लेते हैं उस टाइम पॉइंटर को वापस 0 तक ले जाने के लिए जिस टॉर्क का काम होता है वह होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। थर्ड वन इज डैम्पिंग टॉर्क। ड्यू टू एक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एंड कंट्रोलिंग टॉर्क, पॉइंटर में भी ऑक्सीलेट इन सर्टेन पोजीशन। टीडी एंड टीसी के रिजल्टेंट टॉर्क की वजह से पॉइंटर किसी एक पोजीशन पर ऑक्सीलेट करता रहता है। यहाँ पे वो मूव करता रहता है, डिफ्लेक्ट करता रहता है छोटा छोटा सा। तो उस डिफ्लेक्शन को, उस डैम्पिंग को रोकने के लिए कि पॉइंटर किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आकर ही रोके, तो वो डैम्पिंग कम करने के लिए हमें एक टॉर्क की जरूरत पड़ती है, वो होता है डैम्पिंग टॉर्क।
The deflecting torque. Deflecting torque is responsible for the movement of the pointer in proportion to the value of measurand. मेजरेंड वैल्यू के प्रोपोर्शन में पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने का काम होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का. इट इज प्रोवाइडेड बाय द डिफरेंट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑन विच द ऑपरेशन of the given instrument depends. The controlling torque. It is responsible for controlling the movement of the pointer. It is very high at the null position of the pointer. Controlling torque पॉइंटर के रिवर्स मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और नल पोजीशन में है सबसे हाई होता है. When the pointer get deflect due to the deflecting torque exert on it, the controlling torque provides the retarding torque. Retarding torque मतलब वापस लाने के लिए जो टॉर्क लगेगा. And the two torque are equal at the equilibrium position. जब कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन आएगी उस टाइम पर दोनों टॉर्क इक्वल हो जाते हैं. द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग और ग्रेविटी कंट्रोल. इन एनी एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कंट्रोलिंग टॉर्क इज ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय स्प्रिंग और ग्रेविटी कंट्रोल. दिस इज ऑल्सो इंश्योर दैट zero setting of the pointer when the deflecting torque is absent. और यह इंश्योर करता है जब डिफ्लेक्टिंग टॉर्क नहीं है, मीन्स इंस्ट्रूमेंट सर्किट से रिमूव हो चुका है, सर्किट से हमने उसको अलग कर दिया है, उस टाइम पर पॉइंटर जीरो सेटिंग पर ही हो. यह काम भी कंट्रोलिंग टॉर्क का होता है. The damping torque provides the force required to damp out the oscillatory movement of pointer. जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि पॉइंटर की डैम्प और ऑक्सीलेशन दोनों को कम करने के लिए हमें डैम्पिंग टॉर्क की आवश्यकता होती है. We need a damping torque to remove the oscillatory movement of pointer. If any, due to the inertia of the system, the damping torque is provided by eddy current, air friction, fluid friction method. Principle of operations. Analog instruments किन प्रिंसिपल पर काम करता है? As mentioned earlier, secondary instruments may be classified according to the principle of operation they utilized. हम पहले पढ़ चुके हैं कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स को सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं उनको वर्किंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाइड करते हैं. The effect they utilized are magnetic effect, heating effect, electrostatic effect, electromagnetic effect, Hall effect. Analog instruments mainly magnetic effect, heating effect, electrostatic effect, electromagnetic effect and Hall effect प्रिंसिपल पर काम करते हैं. These are the mainly working principle of analog instruments. The majority of analog instrument, including moving coil, moving iron, and electrodynamic, utilize the magnetic effect. These instruments are working on the principle of magnetic effect.
The effect of heat produced by a current in a conductor is used in thermocouple and hot wire instruments. Electrostatic effect is used in electrostatic voltmeter. The electromagnetic induction effect is used in induction wattmeter and induction energy meter. Magnetic effect. Consider a current carrying conductor. It produces a magnetic field in the anti-clockwise direction. As we know that in any current carrying conductor is produced a magnetic field, and that magnetic field we calculate or find that direction using Fleming राइट हैंड थंब रूल्स। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड बनती है और उस फील्ड को हम फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर सकते हैं। वी नाउ हैव अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और हम एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी लेंगे। लेट द करंट कैरिंग कंडक्टर बी प्लेस्ड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड, और करंट कैरिंग कंडक्टर को हम नॉर्थ पोल और साउथ पोल की यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देंगे। द रिजल्टेंट फील्ड इज सोन एज। अब एक फील्ड है आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर की, दूसरी फील्ड है आपकी परमानेंट मैग्नेट की। जब परमानेंट मैग्नेट और करंट कैरिंग कंडक्टर दोनों की मैग्नेटिक फील्ड को हम एक साथ रख देंगे तो एक रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बनती है। दिस रिजल्ट इन डिस्टॉर्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कॉजिंग अ फोर्स टू एक्ट। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को डिस्टॉर्ट करती हैं, उसमें एक फोर्स क्रिएट होता है और उस फोर्स का हम यूज करते हैं, एंड दैट फोर्स वी कैलकुलेट और फाइंड यूजिंग द राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की हेल्प से हम दोनों फील्ड की रिजल्टेंट फील्ड के फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, एंड वी ऑल ऑफ अस आर नोन एज, हम जो सब जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फ्लो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल इन यूनिफॉर्म मैनर। यूनिफॉर्म मैनर में नॉर्थ पोल से साउथ पोल की डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड फ्लो होती है। दिस इज द परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वन इज द करंट कैरिंग कंडक्टर फील्ड। क्रॉस डिनोट द करंट डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन। इस प्लेन के इनसाइड डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, and this direction shows the magnetic field direction or direction of magnetic flux. When we put this conductor, this current carrying conductor inside the यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इस कंडक्टर को यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे, बीच में रख देंगे यहाँ पर, तो रिजल्टेंट आपको यह स्ट्रक्चर मिलेगा। आप देखें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, और एक कंडक्टर करंट कैरिंग कंडक्टर था, इसकी खुद की फील्ड थी। तो आप देखेंगे इन अपर साइड ऑफ द कंडक्टर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस ऑफ कंडक्टर and line of forces of permanent magnet,
The direction of both field, this and this, are in same direction. दोनों की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में है कंडक्टर के ऊपर साइड। तो यहाँ पर if magnetic line of forces are in same direction then they will adding each other, वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाती हैं। तो आप देखिए कंडक्टर के ऊपर साइड नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऐड हो गई हैं सेम डायरेक्शन में। इन डाउनवर्ड ऑफ कंडक्टर, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द कंडक्टर फील्ड एंड परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड इज अपोजिट। आप देखिए इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सो द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अपोजिट डायरेक्शन आर सब्ट्रैक्ट ईच अदर। जब मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं तो वो सब्ट्रैक्ट करती हैं, मीन्स मिनिमाइज कर देंगे, माइनस कर देंगे एक दूसरे को। तो आप देखिए रिजल्टेंट कंडक्टर के नीचे साइड आप देखिए लाइन ऑफ फोर्सेस कम है, ऊपर साइड ज़्यादा है। अब हमें एक चीज़ और पता होती है कि मैग्नेटिक फील्ड की एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि ये रबर बैंड की तरह बिहेव करती हैं, मीन्स जब ये स्ट्रेच्ड होती हैं तो एक फोर्स क्रिएट करती हैं। तो ऊपर साइड देखिए आप मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्ट्रेच्ड हैं तो वो इस कंडक्टर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स करेंगी, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाइन ऑफ फोर्सेस कम है, इस कंडक्टर के ऊपर साइड लाइन ऑफ फोर्सेस ज़्यादा हैं। तो अपर साइड से डाउनवर्ड साइड की डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होता है और वह फोर्स इंस्ट्रूमेंट्स में पॉइंटर को रिफ्लेक्ट करने के काम में आएगा। नेक्स्ट वन इज थर्मल इफेक्ट। द करंट ऑफ मेजर्ड इज पास्ड थ्रू अ स्मॉल एलिमेंट विच हीट इट। जिस करंट को मेजर करना है वह करंट एक स्मॉल एलिमेंट या स्मॉल कंडक्टर से फ्लो होगा और वह करंट उस कंडक्टर को हीट कर देगा। द टेम्परेचर राइज कन्वर्ट इनटू एन ईएमएफ, और यह हीटेड कंडक्टर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करेगा बाय अ थर्मोकपल अटैच्ड टू द एलिमेंट, और इस हीटिंग एलिमेंट से एक थर्मोकपल कनेक्टेड होता है। तो हीटिंग इफेक्ट से हमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा। दिस इज द डायग्राम। एक करंट कैरिंग लाइन है, ये थर्मोकपल लगा हुआ है। अब जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा ये हीट होगा, इस हीट की वजह से थर्मोकपल में भी हीटिंग आएगी और यहाँ पर आपको एक ईएमएफ इंड्यूस्ड मिल जाएगा और इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम मेजर कर लेंगे। तो वोल्टेज के प्रोपोर्शनली यहाँ करंट फ्लो हो रहा है, या हम बोल सकते हैं जितना करंट यहाँ पर आया उस करंट से जो हीट हुई उसके प्रोपोर्शनली आपको यहाँ पर एक वोल्टेज या आपको एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ और हमने उस ईएमएफ को कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से थर्मल इफेक्ट्स से इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। When two plates are charged, there is a force exerted between them. हम जानते हैं कि जब दो प्लेट्स होंगी अगर वो चार्ज्ड हैं तो उनके बीच में एक फोर्स एक्सर्ट होता ही है। अगर प्लेट्स सेम चार्ज से चार्ज्ड हुई हैं, मीन्स एक फर्स्ट प्लेट भी पॉजिटिव चार्ज है, सेकंड प्लेट ही पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपल करेंगी, उनमें रिपल्सन फोर्स क्रिएट होगा। अगर दोनों प्लेट अपोजिट चार्ज से चार्ज हुई हैं, एक पॉजिटिव चार्ज से एक नेगेटिव चार्ज से, तो उनमें अट्रैक्शन आएगा, अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होगा। दिस फोर्स इज यूज्ड टू मूव वन ऑफ द प्लेट। द इंस्ट्रूमेंट वर्किंग ऑन दिस
principle are called electrostatic instruments and they are usually voltmeters. This is the diagram. Here plate 1, plate 2. हमने एक मूवेबल प्लेट रखी हुई है, एक फिक्स्ड प्लेट रखी हुई है। फिक्स्ड प्लेट को हमने -4 से चार्ज किया हुआ है और मूवेबल प्लेट को +4 से चार्ज किया हुआ है। तो जितना चार्ज स्टोर होता जाएगा दोनों प्लेट में अट्रैक्शन फोर्स उतना इंक्रीज होता जाएगा और जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज होगा ये प्लेट अट्रैक्ट होगी और पॉइंटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा और हम वैल्यू को मेजर कर पाएंगे। इंडक्शन इफेक्ट। When a non-magnetic conducting pivoted disc or a drum is placed in a magnetic field produced by a system of electromagnetic excited by alternating current, and EMF is induced in this disc or drum. As we know that if alternating current flow in any conductor, then alternating flux will be produced on that conductor. Alternating flux जब किसी दूसरे कंडक्टर पर लिंक होता है तो वह उस कंडक्टर पर भी एक EMF इंड्यूस्ड कर देता है और जब अल्टरनेटिंग फ्लक्स सेल्फ कंडक्टर पर लिंक होता है तो वहाँ पर वो सेल्फ इंड्यूस्ड EMF क्रिएट करता है और जब वह फ्लक्स दूसरे किसी कंडक्टर पर लिंक होता है तो वहाँ पर म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस करता है। तो इस प्रिंसिपल पर यह इंस्ट्रूमेंट्स काम करते हैं। A closed path is provided the EMF force a current to flow in the disc or drum। और जब उस म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF को हम क्लोज पाथ प्रोवाइड कराएंगे, मतलब यदि हमने किसी क्लोज पाथ वाले कंडक्टर पर चेंजिंग नेचर का फ्लक्स लिंक किया तो उस पर एक EMF इंड्यूस्ड होगा और उस EMF को क्लोज पाथ होने की वजह से उस पर खुद एक करंट फ्लो होगा और वह करंट की वजह से वहाँ एक फोर्स प्रोड्यूस होगा। वह फोर्स पॉइंटर में डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा। The force produced by the interaction of induced current, induced current का मतलब है कि जो सेकेंड कंडक्टर था उस कंडक्टर पर जो म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF आया और उस म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF को एक क्लोज पाथ मिला तो वहाँ एक करंट बना, वह करंट है इंड्यूस्ड करंट। एंड द अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मेक्स द डिस्क मूवमेंट, और इस करंट की वजह से वहाँ एक फोर्स प्रोड्यूस होगा और वह फोर्स डिस्क में मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। डिस्क को मूव करने के लिए एक टॉर्क डेवलप करेगा। द इंडक्शन इफेक्ट इज मेनली यूटिलाइज्ड फॉर AC एनर्जी मीटर। इंडक्शन इफेक्ट मेनली AC एनर्जी मीटर्स में काम आते हैं। This is the diagram. First calibrated scale, pointer, this is the moving coil, this is the field coil or fixed coil। जैसे ही करंट फ्लो होगा, यहाँ से करंट इन है, यहाँ से करंट आउट है फ्रॉम सप्लाई। जैसे ही करंट फिक्स्ड कॉइल में जाएगा, ये जो आपको ड्रम दिख रहा है बाहर वाला, इसको हम फिक्स्ड कॉइल का नेम दे रहे हैं। जैसे ही फिक्स्ड कॉइल में करंट आएगा यहाँ एक सेल्फ इंड्यूस्ड EMF क्रिएट हो जाएगा और उस चेंजिंग नेचर के फ्लक्स की वजह से इस मूविंग कॉइल पर, ये जो आपको सर्कुलर शेप दिख रहा है, ये मूविंग कॉइल है, इस मूविंग कॉइल पर एक म्यूचुअल इंड्यूस्ड EMF क्रिएट होगा
आप देख रहे हैं एक कॉइल क्लोज पाथ में है। तो जब एक क्लोज पाथ में है तो इस कॉइल पर एक म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से एक करंट भी फ्लो होगा और उस करंट की वजह से एक फोर्स क्रिएट होता है। वह फोर्स डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम करेगा और इस पॉइंटर को डिफ्लेक्ट करने में हेल्प करेगा। हॉल इफेक्ट। If a strip of conducting material carries current in the presence of a transverse magnetic field, an EMF is produced between two edges of conductor. जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है और कंडक्टर पर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शनल मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तब कंडक्टर की अपोजिट फेस पर एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। उस इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ को हम बोलते हैं हॉल इफेक्ट। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज डिपेंड अपॉन द करंट, फ्लक्स डेंसिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। तो जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वह कंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, डेंसिटी एंड प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर्स पर डिपेंड करती है। सपोज दिस इज द कंडक्टर मटेरियल एंड दिस डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन with these conductor. Resultant of input current and applied perpendicular magnetic field, it produce the potential difference in opposite face of conductor। यहाँ पर और इसके अपोजिट फेस यहाँ पर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाते हैं। यहाँ इसको बोलते हैं पीडी, मींस पोटेंशियल डिफरेंस। और आफ्टर हम इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कर लेंगे तो इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं हॉल इफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।